स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है एंड्रोजन स्रावित होता है। 4 ऑप्शन है। लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये लीडिंग कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो जो पुरुष होता है, पुरुष की टेस्टिस में, टेस्टिस यानी वृषण में, पुरुष के वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? नरलिंग हार्मोन का स्रावण करती हैं। नरलिंग हार्मोन का स्रावण करती हैं। और पुरुषों में प्रमुख नरलिंग जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये प्रमुख एंड्रोजन होता है। और आपको बता दें, जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली की कोशिकाएं जो बढ़ते हुए शुक्राणु होते हैं, जो मेच्योर हो रहते हैं शुक्राणु होते हैं, बढ़ते हुए शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, पोषण देने का कार्य करती हैं और ऑक्सीजन भी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वीं क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, आपको बता दें कि जो डाउन सिंड्रोम है इसकी खोज लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने सन 1866 ईस्वी में की थी। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल विकार होता है। ऑटोसोमल विकार है, ऑटोसोमल विकार होता है जो डाउन सिंड्रोम है। और इस प्रकार के विकार में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसलिए कहा गया है त्रिसूत्रता के कारण, क्योंकि 21वीं जोड़ी में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन यह लिंग गुणसूत्री विकार है। लिंग गुणसूत्रों में होने वाला विकार होता है जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल विकार है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण। और आपको बता दें, जो टर्नर सिंड्रोम है ये मुख्य रूप से स्त्रियों में होता है। ऐसी स्त्रियां जिनमें 2 जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन 2 लिंग गुणसूत्रों में केवल एक लिंग गुणसूत्र बचता है, दूसरा वाला नहीं बचता है, शून्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। जितने भी यहाँ पर ऑप्शन लिखे गए हैं इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? तो जो टाइफाइड रोग है इसकी पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। और आपको बता दें, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग हो जाता है। इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। इस पर पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल से आप जाकर के देख सकते हैं। फिर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से हो जाता है। और इसको फैलाता कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। और जो पेचिस है ये एंट अमीबा से होती है, एंट अमीबा से होती है जो कि प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। और जो फाइलेरिया है ये फाइलेरिया वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई से हो जाता है फाइलेरिया रोग। इन सभी रोगों पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। देखिए, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 होता है। चाहे वो द्विसंकर संकरण हो, चाहे एक संकर संकरण हो, चाहे मेंडल के तीनों नियम हो, ये सब मेरे चैनल में चित्र सहित समझाया है आसान भाषा में। आप लोग जाकर के चैनल से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी, देखिए कोई 2 देश हैं, एक देश ये है और दूसरा देश ये है। अब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का या जैविक संसाधनों का
इस्तेमाल कर लेना, यूज कर लेना बिना इसकी आज्ञा के, बिना इसको जानकारी दिए, इसके प्राकृतिक संसाधनों का ये यूज कर ले, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का या स्रोतों का बिना इसकी जानकारी के या बिना इसकी आज्ञा के उपयोग में लाने को ही बायोपायरेसी कहा जाता है। तो बायोपायरेसी पर फुल वीडियो चित्र सहित समझाया गया है, चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बीटी कार्टन पर टिप्पणी लिखिए। बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस, ये जो सूक्ष्म जीवाणु मृदा में पाया जाता है, जो बैसिलस थोरेंजिएसिस है, ये मृदा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीवाणु होता है, मृदा में पाया जाता है जो बीटी है। और ये जो बीटी जीवाणु है, इसके स्पोरों में एक प्रोटीन भरी रहती है। जीवाणु की इस प्रोटीन से ऐसी कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास किया गया है जिनमें कीट नहीं लगते हैं, कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होता है, उसको मार देता है। तो बीटी कॉटन पर भी या बीटी कपास पर या बीटी फसल पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र के सूत्र क्या हैं? देखिए, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र के सूत्र कहा गया है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें x और जीरो हो जाता है, एक गुणसूत्र बचता है और एक जीरो, कुल मिलाकर के 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर अच्छे से समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? साइथियम जो पुष्पक्रम है, साइथियम को कटोरिया भी कहा जाता है, कटोरिया पुष्पक्रम भी कहते हैं साइथियम को। और यह जो पुष्पक्रम है साइथियम वाला, यूफोर्बिया कुल के पौधों में पाया जाता है, यूफोर्बिया कुल के पौधों में पाया जाता है। साइथियम पुष्पक्रम कहाँ पाया जाएगा? यूफोर्बिया कुल के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वाल्टर सटन और थियोडर बॉबेरी ने, वाल्टर सटन और थियोडर बॉबेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीसरा वाला, तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट होता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी से जानकारी फुल डिटेल में समझ सकते हैं। फिर अगला है स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। जो स्टेम सेल होती हैं इनका कार्य बताना है। तो स्टेम सेल पर बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, कुछ आनुवंशिक रोगों के उपचार में स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है, स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। कुछ आनुवंशिक रोगों के उपचार में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से रोग अगर पूछा जाए तो SCID या रुधिर कैंसर यानी ल्यूकीमिया में, रुधिर कैंसर में, या सिकल सेल एनीमिया में, तो इनमें स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। प्यूरिन एवं पिरिमिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्यूरिन जो है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आती हैं, नाइट्रोजन बेसेस। जो प्यूरिन है इसमें एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, जबकि जो पिरिमिडीन है इसमें थायमिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेसेस आते हैं। थायमिन और साइटोसिन किसमें? पिरिमिडीन में, और प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, जो वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलीय मॉडल है, इस तरह से चित्र बनता है। ये देखिए, अब इसमें सभी नाम बता देंगे, इसमें कौन सा बॉन्ड किस क्षार से लगा हुआ है, किस नाइट्रोजन बेस से लगा हुआ है, ये सभी आप बता देंगे। तो जो चित्र हम दिखा रहे हैं इसको आप देख लीजिए, इस तरह से आप चित्र बना दीजिएगा। और अगर संरचना सहित लिखना भी हो तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वहित मल उपचार और जीन चिकित्सा। देखिए, आपको बता दें वहित मल क्या होता है।
वहित मल। तो जो जल होता है, जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे मलमूत्र, कूड़ा करकट, अन्य गंदगी, जब ये सब जल में मिल जाते हैं तो वहित मल हो जाता है। मलमूत्र मिल जाए, कूड़ा करकट मिल जाए और अन्य गंदगियां मिल जाती हैं तो वहित मल हो जाता है। अब इसको सही करना ही उपचार है। सही करना ही क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। तो वहित मल उपचार में 3 स्टेप होते हैं। एक तो प्राथमिक उपचार होता है, फिर दूसरा द्वितीयक उपचार होता है, और फिर तीसरा रासायनिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार ऐसे ही किया जाता है, द्वितीयक उपचार में जीवाणु को डाला जाता है, और रासायनिक उपचार केमिकल की वजह से किया जाता है। तो इसका भी चैनल में वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर है जीन चिकित्सा। तो देखिए, जो रोगी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कोई जेनेटिक रोग है तो रोगी कोशिकाओं या रोगी ऊतकों, कोशिकाओं कह दीजिए, या ऊतकों को हटाकर उसकी जगह पर अच्छी कोशिकाओं को डालना या अच्छे जीन्स को डालना ही क्या कहलाती है? जीन चिकित्सा कहलाता है। कोई रोगी व्यक्ति है, उसके उस जीन को निकाल दिया जाए रोगी वाले को, और दूसरा जीन प्रविष्ट करा दिया जाए, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। मतलब जेनेटिक बीमारी को दूर किया जाता है। जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है? जेनेटिक बीमारी को दूर किया जाता है। तो जीन चिकित्सा हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न पर आते हैं। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। कि जब शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी, ये कैसे थे पौधे? शुद्ध लंबे थे, शुद्ध लंबे, और इनका संकरण कराया शुद्ध बौने पौधों से, शुद्ध बौने पौधों से कराया, यानी स्मॉल टीटी से कराया। इनका संकरण कराया या क्रॉस कराया, संकरण कहो चाहे क्रॉस कह दो। क्रॉस करवाने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे यानी कि हाइब्रिड, संकर माने हाइब्रिड पौधे पर प्राप्त होते हैं। तो ये F1 पीढ़ी हुई, फर्स्ट जनरेशन हुई। अब देखिए, जो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, ये जो पेरेंटियल पीढ़ी है इनको P1 कहा जाता है, या P पीढ़ी आप कह सकते हैं। P1 पीढ़ी ये हो गई जो पेरेंट्स होते हैं। तो अब ये जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, इस F1 पीढ़ी का चाहे इससे क्रॉस करवाया जाए, इससे, या फिर चाहे इससे क्रॉस करवाया जाए, तो इसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहा जाता है। चाहे आप इससे करवा दीजिए चाहे इससे करवा दीजिए, यानी P1 पीढ़ी के किसी भी एक जनक से करवाने पर यही क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। अब टेस्ट क्रॉस अथवा परीक्षण संकरण की परिभाषा उदाहरण को चित्रों से समझा देते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या है, एक इधर शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टीटी, और इधर शुद्ध बौना पौधा लिया गया, शुद्ध बौना यानी स्मॉल टीटी। इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पर मैंने भी बताया था आपको कि संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी फर्स्ट जो जनरेशन है इसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे या हाइब्रिड पौधे प्राप्त हुए हैं। अब ये देखिए, ये अप्रभावी है। तो कहा गया था परिभाषा में कि जो F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई है, इस संतति का अप्रभावी जनक से इससे करवाया जाए, यानी जो P1 पीढ़ी में अप्रभावी है उससे क्रॉस अगर करवाया जाता है तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। रिसेसिव पेरेंट से करवाया जाता है तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्तो चक्र क्या है? विवेचना कीजिए। तो जो MC होती है उसे ही आर्तो चक्र कहा जाता है या मेंसुरेशन साइकिल कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपको समझा देते हैं। देखिए मेंडल के पृथक्करण के नियम में इन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया था, और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था।
दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और फिर संकर लंबे जो पौधे प्राप्त हुए उसमें इन्होंने क्या किया कि स्वपरागण करवा दिया, और स्वपरागण कराने पर इन्हें जो पेरेंटियल लक्षण थे वो फिर से प्रकट हो गए, ये देखिए, और बाकी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो स्वपरागण कराने पर इन्हें अगर फिनोटाइप के आधार पर देखा जाएगा तो 3 लंबे पौधे यानी 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। ये फिनोटाइप अनुपात था, फिनोटाइप अनुपात था। लेकिन अगर जीनोटाइप अनुपात देखा जाएगा, जीनोटिपिक अनुपात में, तो 1:2:1 के अनुपात में इन्हें पौधे प्राप्त हुए थे। तो ये मेंडल के पृथक्करण का नियम है। इसको डिटेल से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए, पात्रे निषेचन या आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। पात्रे निषेचन क्या है? तो देखिए इसको चलिए समझ लेते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका अर्थ है अंतः पात्रे निषेचन, यानी पात्र के अंदर निषेचन। अंतः पात्रे निषेचन मतलब पात्र के अंदर निषेचन। और यहां पर पात्र का अर्थ है बर्तन, जैसे कांच की कटोरी या पेट्री डिश होती है, तो इसलिए अंतः पात्रे कहा गया है। और इस तरह से इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ हुआ कि किसी पात्र अथवा पेट्री डिश में निषेचन करवाना। मतलब आईवीएफ में शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करवाना। जैसे शरीर के भीतर वातावरण होता है, बिल्कुल उसी तरह से बाहर वातावरण बना करके उसमें निषेचन करवाना। कुल मिलाकर कहें तो आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम, इस प्रक्रिया में जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता है, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। ऐसी स्त्रियां जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा है, उन स्त्रियों के अंडे को, ओवम को निकाल लिया जाता है बाहर, और निकालने के बाद उनके पति के शुक्राणुओं से निषेचन करवाते हैं। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं, और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इसी प्रक्रिया को आईवीएफ कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि आईवीएफ क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड एवं फास्मिड, तो इस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर हसिया का रुधिराणु एनीमिया, जो हसिया का रुधिराणु एनीमिया है, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, मानव में लिंग कैसे निर्धारण होता है। जो पुरुष होता है इसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसको करा दीजिए क्रॉस। तो क्रॉस कराने पर ये देखिए, जहां जहां पर Y है वो सभी पुत्र हो जाएंगे, और जहां जहां पर Y नहीं है, सभी XX हैं, वो सभी पुत्रियां हो जाएंगी। तो इस तरह से जो Y गुणसूत्र है पुरुष में, ये लिंग का निर्धारण करता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा। फुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ट्रांसजेनिक जीव क्या है कहा गया है। तो देखिए, जो ट्रांसजेनिक जीव हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित जीव होते हैं जो अधिक उत्पादन देते हैं। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, जो बायोगैस उत्पादन है, ये पूरा फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग एवं उनकी रोकथाम, तो इस पर टिप्पणी लिखना है। तो मच्छरों के द्वारा होने वाले कई सारे रोग होते हैं, जिसमें से मलेरिया प्रमुख है। जो मच्छर है ये फैलाता है रोग, कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसी तरह से मादा एडीज मच्छर भी फैलाती है, इस तरह से मादा क्यूलेक्स मच्छर भी फैलाती है। तो इन सब पर मानव रोग पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जीन क्लोनिंग, परागकण संवर्धन, जीन चिकित्सा भी पहले आ गया था, दोबारा से आ गया है गलती से, इसको काट देते हैं। पादपों में लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करना है।
तो देखिए जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा युग्मक होता है। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में इनका मिलन नहीं होता, इनका संयुग्मन नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखना है। बहुत ही आसान है, चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्स्थाने एवं स्वास्थाने जैव संरक्षण में विभेद या जैव विविधता संरक्षण में विभेद करना है, अंतर बताना है। उत्स्थाने संरक्षण क्या है और स्वास्थाने संरक्षण क्या है। स्वास्थाने संरक्षण ऐसा संरक्षण जब पौधों को जहां पर लगे हैं वहीं पर उनको संरक्षित किया जाए, और उत्स्थाने संरक्षण जहां पर पौधे लगे हैं वहां से ले जा करके अलग उनको संरक्षित किया जाए। फिर बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर, तो आइए इसको समझ लेते हैं। बी डीएनए में हेलिक्स का कुंडलन दाएं हाथ की ओर होता है। जो बी डीएनए है इसमें जो हेलिक्स का कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड होता है। दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड या कह लीजिए कि दाएं हाथ की ओर होता है। जबकि जो जेड डीएनए है इसमें हेलिक्स का कुंडलन बाएं हाथ की ओर होता है। अब बाएं हाथ मतलब वामावर्त होता है या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है या एंटी क्लॉकवाइज कुंडलन होता है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बी डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 10 होती है। जो बी डीएनए होता है इसमें हर एक कुंडलन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 10 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। यानी बी डीएनए के प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं या 10 क्षारक युग्म होते हैं। जबकि जो जेड डीएनए होता है इसके प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 12 होती है। 12 यानी इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जो हर एक क्षार होता है, क्षारक युग्म जो होता है, जो पेयर होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जबकि जेड डीएनए में प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.8 अंगस्ट्राम होती है। फिर अगला अंतर है हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 34 अंगस्ट्राम होती है। हर एक टर्न की जो लंबाई होती है वो 34 अंगस्ट्राम बी डीएनए में होती है। जबकि जेड डीएनए में हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 46 अंगस्ट्राम होती है, 46 एंगस्ट्राम होती है। फिर अगला है हेलिक्स का व्यास 20 अंगस्ट्राम होता है। जो व्यास होता है बी डीएनए में हेलिक्स का वो 20 अंगस्ट्राम होता है। जबकि जेड डीएनए में हेलिक्स का व्यास 18 अंगस्ट्राम होता है। और आपको बता दें बी डीएनए सभी कोशिकाओं में शरीरात्मक अवस्थाओं में पाया जाता है या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में पाया जाता है जो बी डीएनए होता है। और इसकी खोज किसने की थी अगर कहा जाए तो वाटसन तथा क्रिक ने इसका वर्णन किया था। जबकि जो जेड डीएनए है ये जेड डीएनए मुख्य रूप से जीनोम में उन स्थानों पर पाया जाता है जो कोशिका कार्य की नियंत्रण से संबंधित होती हैं, कोशिका कार्य की नियंत्रण से। फिर अगला है निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। नर मुकोद्भिद का विकास और विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष। फिर डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसको प्रयोग के द्वारा पुष्टि करना था। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। ओजोन अपक्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।